और गांव में बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे जो खेती करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दुर्घटना में उनके बेटे और बहू की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनका पोता मोनू भी उन्हीं के साथ रहता था। जय राम जी की चाचा। जय राम जी की। काहे इतना कष्ट कर रहे हो चाचा? पहले तो 1 घंटे में पूरा खेत अकेले ही जोत लिया करता था। अब पहले जैसी फुर्ती कहाँ रही मुझ में। देखो, पिछले 3 घंटे से लगा हूं, फिर भी आधे से ज्यादा खेत जोतना बाकी है। मेरी मानो तो खेती करना अब आपके बस की बात नहीं है चाचा। हाँ बेटा, मैं ये खुशी से थोड़ी कर रहा हूँ। अगर खेती नहीं करूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे ही तो टिकी है। मैं कुछ मदद कर दूं? पर मैं खेत जोतने के पैसे लेता हूँ। अच्छा, ये नया व्यापार शुरू किया क्या? अभी तुरंत मुरारी जी का खेत जोत कर आया हूँ। कितने रुपये लेता है तू इस काम के? वैसे तो मैं सबसे 300 रुपये लेता हूँ, पर आप मुझे 100 रुपये ही दे देना। ठीक है बेटा, जोत दे। राकेश तुरंत ही काम पर लग जाता है। शंभू राकेश को 100 रुपए देकर खुशी खुशी घर चला जाता है। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गए? लगता है पूरा खेत जोत नहीं पाए। हाँ बेटा, तेरे दादा आ गए। क्यों जी, आज भी पूरा खेत जोत नहीं पाए? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम भूखे मर जाएंगे। आते ही शुरू मत हो जा, मुझे अपने घर की चिंता है। पहले पानी पिला दे, बाहर कितनी धूप है। अब बोलिए, क्या हुआ? वो राकेश है ना, अपने गांव वाला। हाँ। उसने एक नया व्यापार शुरू किया है। वो लोगों के खेत जोतने के पैसे लेता है। अच्छा, फिर तो वो बहुत पैसे कमाता होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कमाएगा। गांव में मेरे जैसे कितने लोग हैं जो अपना खेत खुद नहीं जोत पाते हैं। मैंने भी यही किया, अपना खेत राकेश से जुतवा रहा हूँ। अच्छा किया, पर हमारे पास पैसे भी कम है। कुछ सालों बाद मोनू भी स्कूल जाएगा। स्कूल में देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, इसलिए हमें अभी से कुछ करना होगा। मोनू के स्कूल के लिए पैसे जमा करने होंगे। दादाजी देखो, मैं बड़ा हुआ या नहीं? तू तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। तो मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता हूँ? क्योंकि तू रात में सोते समय बिस्तर में ही सूसू करता है। पता है दादाजी, आज आलसी गधा चल रहा था। सच में? मैंने तो उसे कभी चलते हुए देखा ही नहीं। वो बहुत सयाना है दादाजी। जब कोई नहीं देखता है ना, तब वो चुपके से चलता है। वाह, ये तो तुझसे भी सयाना है। शंभू मोनू की बातों में हामी भर रहा था, पर शंभू जानता था कि उसका गधा बहुत ही आलसी है और वो खुद से कभी चलता नहीं है। शंभू फिर अगली सुबह खेत चला जाता है। धूप कल से ज्यादा थी। शंभू खेत में खेती करते हुए बुरी तरह थक जाता है। तभी राकेश आता है। क्यों चाचा, क्या हाल चाल? सब ठीक बेटा। तभी शंभू के नाक से खून निकलने लगता है और शंभू वहीं गिर जाता है। चाचा क्या हो गया? राकेश शंभू को डॉक्टर के पास ले जाता है और वहां शंभू की पत्नी राखी और मोनू भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मोनू के दादाजी को कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब ज्यादा गर्मी में काम करने की वजह से होता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सामान्य है, ऐसे मौसम में हो ही जाता है। तो मैं फिर से खेत में खेती कर सकता हूँ ना? चाचा, आपकी उम्र नहीं है खेतों में काम करने की। अभी भी खेतों में काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये सलाह देता हूँ, अब खेतों में काम मत कीजिए।
आपका शरीर अंदर से कमजोर है। तो बेटा मेरा चलेगा कैसे? ये भी समस्या है। आप अकेले ही कमाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए कि इनको खेतों में भी काम ना करना पड़े और पैसे भी आए। सोचता हूँ चाची यहाँ हॉस्पिटल में एक धोबी की तलाश है। रोज कपड़े निकलते हैं धोने के लिए। अगर चाचा और आप मिलकर धोबी का काम करें तो कैसा रहेगा? सुझाव तो अच्छा है। घर के बगल में नदी भी है और हमारे पास एक गधा भी है कपड़े धोकर लाने के लिए। अरे पर वो तो आलसी गधा है, वो भला क्या कपड़े धोएगा? अरे चाचा, कोई ना कोई तरीका होगा ही उस आलसी गधे से भी काम करवाने का। और अगर आप धोबी का काम करेंगे तो आपको खेती से तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। ऊपर से आपको धूप में भी काम करने की जरूरत नहीं। ये भी ठीक है। शंभू डॉक्टर साहब की बात मान लेता है और घर लौटता है। दादाजी, चलिए ना, हम गधे को नहला देते हैं। हाँ हाँ, नहलाएंगे भी और इसे घूमने भी ले जाएंगे। अरे वाह, आज तो मजा आएगा। अगर ये चलना चाहे तो। राखी ने गधे को नहला तो दिया और फिर उसे घुमाने की बारी थी। अरे चल 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 मेरे गधे, जल्दी चल। मोनू और राखी बहुत कोशिश कर रहे थे पर वो गधा चल ही नहीं रहा था। अरे आप भी जरा मदद कीजिए ना। अभी आया। शंभू भी गधे को धक्का मारने लगा पर गधा बिल्कुल हिला ही नहीं। आखिर तीनों थक गए। अब भगवान ही इस आलसी गधे को हिला सकते हैं। मैंने कहा था ना, ये एक नंबर का आलसी है। बस खाएगा और बैठेगा, इससे कोई काम नहीं होगा। गई भैंस पानी में। अब हमें ही कपड़ों का वजन ढोना होगा। हाँ, देखते हैं क्या होगा। अगली सुबह राखी गधे को चारा खिलाती है। कम से कम आज तो चल। पता नहीं ये गधा आज भी चलेगा या नहीं। ए जी, जरा धक्का लगाइए ना, आज इस गधे को खड़ा करते हैं। ठीक है। शंभू और राखी दोनों धक्का लगाते हैं पर गधा उठता ही नहीं है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। राखी घर के अंदर से एक छड़ी लेकर आती है। वो जैसे ही गधे को मारने ही वाली होती है कि शंभू उसे रोक लेता है। अरे राखी, इस बेजुबान को मार मत। जैसा भी है इस पे हाथ मत उठा। तो इससे काम कैसे कराऊं? वो बाद में देखते हैं। अब मैं हॉस्पिटल जाकर कपड़े ले आता हूँ। ठीक है, जाइए। शंभू अकेला चला जाता है और यहाँ राखी सोचने लगती है कि वो आलसी गधे से कैसे काम करवा सकती है। खैर, कुछ देर बाद एक सब्जी वाली आई। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। अरे काकी, सब्जी चाहिए का? क्या क्या है? सब्जी वाली एक एक सब्जी दिखाने लगी। मूली है, गोभी है, गाजर भी है। जैसे ही सब्जी वाली ने गाजर उठाया, आलसी गधा उठकर दौड़कर आया और उसने सब्जी वाली का गाजर छीन लिया। काकी, लगता है आपके गधे को गाजर बहुत पसंद है। आज तक तो मुझे ये बात पता ही नहीं थी। तू एक काम कर, 1 किलो गाजर दे दे। राखी ने सब्जी वाली से गाजर ले लिया और अब राखी समझ चुकी थी कि आलसी गधे से कैसे काम करवाना है। कुछ देर बाद राखी और शंभू मिलकर कपड़े धोकर सुखाने लगे। अब इन सबको वापस हॉस्पिटल में देने जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको इन्हें उठाना नहीं होगा। वो कैसे? अभी बताती हूँ। राखी घर गई और उसने गधे की आंख पर पट्टी बांधी और फिर एक डंडे पर गाजर टांग कर डंडा गधे के सिर से बांध दिया। फिर राखी ने पट्टी खोली। गधे ने गाजर देखा और गाजर खाने के लिए दौड़ने लगा। इसके बाद राखी ने डंडे को हिलाया और गधा नदी की ओर चल पड़ा। शंभू गधे को आता देख हैरान था। ये कैसे किया? बस थोड़ा सा दिमाग,
हमारे गधे को गाजर बहुत पसंद है। अच्छी बात है। इसके बाद शंभू ने गधे पर सारे कपड़ों की बोरियां लाद दी और डंडे को हिलाते हुए उसे हॉस्पिटल ले गया। और जब काम खत्म हो गया और वो लोग वापस आए तो शंभू ने गधे को गाजर खिला दिया। उस दिन से रोज यही चलता था। शंभू रोज एक गाजर टांग कर गधे से काम करवाता था और उसका आलसी गधा सारा काम कर देता था। अब शंभू और राखी की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। हॉस्पिटल के कपड़े धोकर उन्हें ज्यादा पैसे मिलते और मोनू भी स्कूल जाने लगा था। उन दोनों की सारी परेशानियां खत्म हो गई थी। बिरजूलाल बहुत ही आलसी इंसान था। खाता पीता और घर में पड़ा रहता। बिरजूलाल दूध का व्यापारी था। पूरे गांव के लोग बिरजू से ही दूध लेते थे। दूध का व्यापार भी बिरजू की पत्नी शीला ही संभालती थी। अरे बिरजूलाल, कहाँ हो? मुझे दूध चाहिए, पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शीला, शीला, लगता है कोई दूध लेने के लिए आया है। तो खुद जाके क्यों नहीं दे देते? पूरा दिन घर में बस आलसी बैल की तरह पड़े रहते हो। मैं क्या करूं? घर का भी काम करूं, खाना भी मैं बनाऊं और दूध भी मैं ही बेचूं। तुम बस सोए रहो। तो क्या हो गया? तुम मेरी पत्नी हो, इतना तो कर ही सकती हो। कल मैं दूध बेचूंगा, आज तुम बेच दो। 4 दिन से यही बोल रहे हो, अब मुझसे नहीं होगा। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी तो आराम चाहिए। ये सब छोड़ो, पर आज तुम कुछ ज्यादा ही गोरी दिख रही हो और शायद तुम्हारा पेट भी अंदर चला गया। जाओ, कुछ भी। कुछ भी क्या? मुन्ना से पूछ लो। क्यों मुन्ना? हाँ मम्मी, बिल्कुल माधुरी दीक्षित। सुनो, मुन्ना ने क्या बोला? भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कोई दूध देने आ रहा है क्या? या फिर मैं चला जाऊं? आता हूं। लगता है मुझे ही दूध देना होगा। रुकिए, आप आराम कीजिए, मैं दूध देती हूँ। बिरजूलाल था तो बहुत आलसी, पर किसी को भी अपनी बातों में उलझा सकता था और सामने वाला बहुत सरलता से बेवकूफ बन जाता था। और यही बिरजूलाल की खासियत थी। बहुत गुस्से में लग रही हो। शीला रानी, क्या हो गया? लगता है अपने पड़ोसी यादव जी को दूध देना बंद करना पड़ेगा। क्या? उसने इस महीने भी दूध का पैसा नहीं दिया? हाँ जी, और क्या। ऐसे ही करते करते 4 महीने हो गए, दूध के पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज तो मैंने उसे बहुत ही भला बुरा सुनाया है। आईने में अपना चेहरा देखो, गुस्से में लाल हो गई हो। मैं यादव जी से पैसे लेके आता हूँ। अभी मत जाओ, यादव जी अभी बहुत गुस्से में हैं। मेरा नाम बिरजूलाल है। इंसान क्या, मच्छर भी मेरा खून नहीं चूस सकता। अब भी पैसे लेके आता हूँ। यादव जी अपने घर में बहुत गुस्से में बैठे थे। वो दो कौड़ी की शीला मुझे मेरे ही घर में भला बुरा करके गई। बोलती है मैं पेटू। कहाँ मेरा पेट निकला है? नमस्ते यादव जी, कैसे हैं आप? हाँ, आजा और तू भी मुझे भला बुरा बोल दे। राम राम राम। मैं आपको भला बुरा क्यों बोलूं भला? आप तो मेरे ग्राहक हो और ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। ये बात अपनी पत्नी को समझा। बस 4 महीने से दूध का पैसा नहीं दिया, तेरा पैसा लेके मैं भाग थोड़ी रहा हूं। शीला बोलती है दूध पी पी के पेट आ गया है, दूध के पैसे दे।
वरना तेरा पेट फट जाएगा। ऐसा बोला शीला ने। आज तो मैं उसकी रात काली कर दूंगा। आप गुस्सा मत करो, उसके बाल पकड़ के यहां लाऊंगा और आपसे माफी मांगने बोलूंगा। तू बोल, कहां से मेरा पेट दिख रहा है? आपका तो पेट है ही नहीं यादव जी। आपसे तंदुरुस्त इंसान नहीं है इस गांव में। तूने सही बोला, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। मुझे भी यही लगता है। जी जी, मैं तो कह रहा हूं, शीला को मुन्ना की स्कूल फीस भरनी है तो ग्राहकों के साथ ऐसे बात थोड़ी कर सकते हैं। आज उसकी अच्छे से खबर लूंगा। यादव जी, आप 1 साल तक दूध का पैसा मत दो, सब बाद में एक साथ दे देना। यादव सोच में पड़ गया। अरे बिरजू लाल, तू एक काम कर, अभी 1 साल का पैसा ले ले। अरे यादव जी, कोई बात नहीं, आप कहां भागे जा रहे हैं? नहीं नहीं, तू मेरा अच्छा दोस्त है, अभी ले ले 1 साल के पैसे। जैसा आपको सही लगे। बिरजूलाल यादव जी की झूठी तारीफ करके अपने दूध का बचा हुआ पैसा ले लेता है और एडवांस भी। वो मोटे यादव से आपने पैसा कैसे निकाला? बस थोड़ा प्यार और थोड़ा सा झूठ। अब क्या मैं थोड़ा सा जाऊं? मम्मी पापा, अब से मैं भैंस चराने खेत नहीं जाऊंगा। क्यों? अगर तू भैंस नहीं चराएगा तो भैंस दूध नहीं देगी, तो हम क्या बेचेंगे और पैसे कहां से आएंगे मुन्ना? पापा, मुझे पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है। मैं भैंस चरा के आपकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ। बेटा, तू पढ़ लिख के भी अपने बाप जैसा नहीं बन पाएगा। आज सिनेमा हॉल गया था पिक्चर देखने, वो हीरो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया था। मैं भी बनूंगा, देख लेना। लगता है आज आपको ही भैंस चराने जाना होगा, वरना कल भैंस कम दूध देगी। ठीक है, जाता हूँ। आज तो पूरा दिन आराम ही नहीं मिला। पता नहीं मुन्ना का हीरो बनने का भूत कब उतरेगा। बिरजूलाल भैंस को चराने बाहर ले गया। भैंस कभी इस दिशा में जा रही थी तो कभी उस दिशा में। अरे अरे, क्या कर रही है? एक जगह की घास खाना, कभी यहाँ कभी वहां क्यों जा रही है? भैंस बिरजूलाल को अपने पीछे पीछे दौड़ा रही थी। बिरजूलाल दौड़ते दौड़ते थक गया। अब नहीं भाग सकता। एक काम करता हूँ, भैंस के ऊपर ही बैठ जाता हूँ, थकूंगा भी नहीं और भैंस घास भी खाती रहेगी। बिरजूलाल भैंस के ऊपर बैठ जाता है और बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। भैंस घास खाते खाते रास्ता भटक के जंगल में चली जाती है और जंगल में एक लुटेरा भैंस के सामने आ खड़ा हुआ। लुटेरे के हाथ में एक लाठी थी। वाह वाह, एक भैंस। ओए उठ जा, तेरी सुबह नहीं हुई है क्या? कौन है भाई साहब? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे कैसे पता? मैं तो लुटेरा हूँ, इसी जंगल में रहता हूँ। गांव से लूट कर यहीं छुप जाता हूँ और तू आज खुद लुटने जंगल आ गया। क्या? मुझे जाने दो, मैं गलती से यहाँ आ गया। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है भाई? तेरी गाड़ी दे, पैसे दे। हाँ, सब ले लो, पर मुझे जाने दो। तेरी भैंस तो मोटी तगड़ी है, भैंस भी मुझे दे। लगता है बहुत दूध देती होगी ये। पूरे गांव में सबसे ज्यादा दूध यही भैंस देती है। तो ये भैंस मेरी है। अब तू निकल यहां से, वरना इस लाठी से तेरी खोपड़ी खोल दूंगा।
निकल यहाँ से। लुटेरा बिरजूलाल की भैंस भी लूट के ले जा रहा था। लुटेरे भैया, मेरी पत्नी बहुत गर्म दिमाग की है। अगर खाली हाथ गया तो मुझे घर से निकाल देगी। कुछ तो दे दो मुझे भाई। छी, कितना डरपोक है, पत्नी से डरता है। कैसा मर्द है तू? एक काम कर, ये लाठी रख ले तू और घर जाकर इससे अपनी पत्नी की पिटाई करना। बिरजूलाल लुटेरे के हाथ से लाठी ले लेता है और लाठी लेते ही उसके तेवर बदल जाते हैं। ओए लुटेरे, मेरी भैंस वापस कर। क्यों? अब ये भैंस मेरी है। अच्छा, भैंस वापस देता है कि इसी लाठी से तेरी खोपड़ी खोल दूं? बिरजूलाल लुटेरे की लाठी से ही लुटेरे को बहुत मारता है। लुटेरा उसकी भैंस लौटा देता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिरजूलाल भैंस लेकर भी रुकता नहीं है। वो उसे मारते मारते पुलिस स्टेशन ले जाता है। सर, इसे पकड़ लो, ये लुटेरा है। सबको लूट के जंगल में छुपता है। हाँ, ये तो वही है जो वांटेड की लिस्ट में सबके ऊपर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, मैं वापस आऊंगा। अरे बिरजूलाल, तुमने इतने बड़े लुटेरे से भैंस कैसे बचाई? ये लाठी है ना, इसकी वजह से। और आपने सुना ही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस।